देखिए, सोनाली मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सस्पेंस भी बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें कि अब सोनाली फोगाट को गोवा में ड्रिंक पिलाते हुए एक वीडियो सामने आया है। सवाल ये बना हुआ है कि क्या इसी ड्रिंक को पीने के बाद सोनाली की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई? क्या इसी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया गया था? बड़ी खबर। और इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सोनाली फोगाट को ड्रिंक पिलाई जा रही है। तो क्या ये वही आखिरी ड्रिंक है सोनाली फोगाट का जिसके बाद उनकी मौत हो गई? ये वीडियो जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, सोनाली फोगाट की जो मर्डर मिस्ट्री है लगातार उलझती जा रही है। हालांकि लगातार इसमें जांच भी तेज हो रही है। गोवा पुलिस अब हरियाणा आने की भी तैयारी कर रही है। इसी बीच कई तरह के आरोप परिवार की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको सोनाली फोगाट, जिन्हें एक ड्रिंक पिलाया जा रहा है, और इसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या यही वो उनका आखिरी ड्रिंक था जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है? ड्रिंक पिलाने का ये वीडियो सामने आया है जो इस वक्त आपको हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। क्या इसी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई गई थी? ये तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो वीडियो है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि उनको ड्रिंक पिलाई जा रही है, क्या और जानकारी इससे लेकर मिल रही है इस वीडियो के बारे में, और क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास सिर्फ यही एक वीडियो नहीं है, ऐसे तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है और इन्हीं को जो है पुलिस अब खंगाल रही है। जो वीडियो अब ये पुलिस को मिला है, पुलिस इसी की तस्दीक कर रही है कि क्या यही वो आखिरी ड्रिंक था जो सोनाली फोगाट को पिलाया गया था। पुलिस लगातार आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। सुधीर सांगवान से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने भी ये कबूल किया है, कल ही पूछताछ में कबूल कर लिया था उसने कि हाँ, उसने ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर सोनाली फोगाट को पिलाया था। अब पुलिस के पास एक लंबी सवालों की फहरिस्त है और पुलिस से जानना चाहती है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि सुधीर सांगवान को यह कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और परिवार लगातार सुधीर सांगवान पर आरोप लगा रहा है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए सुधीर सांगवान ने इस षड्यंत्र के जरिए सोनाली फोगाट की हत्या की। तो तमाम सवालों की फहरिस्त जो है वो पुलिस के पास मौजूद है। तमाम सवाल पुलिस जो है वो सुधीर सांगवान से कर रही है। उससे ये पूछा जा रहा है कि किस मकसद से वो सोनाली फोगाट को यहाँ गोवा लेकर के आया था, क्योंकि परिवार को ये बताया गया था कि वो एक शूट के लिए वहाँ पर जा रही हैं। तो जो शूटिंग के लोग आने वाले थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्या वो शूट वहाँ पर था या नहीं था, और किन परिस्थितियों में ये जो ड्रिंक था वो ज़बरदस्ती पिलाया गया। तमाम सवालों की फहरिस्त है। पुलिस लगातार पूछताछ सुधीर सांगवान से कर रही है। ठीक है, आप रहिए मनोज, आगे भी आपसे बात होगी क्योंकि यही तमाम सवाल हैं और जांच के दायरे में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं कि कर उन्हीं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर आप जरा ये वीडियो देखिए, अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं जो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद साफ सवाल यही उठ रहा है कि क्या यही वो आखिरी ड्रिंक है सोनाली फोगाट का जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है? फिलहाल ये एक सवाल। देखिए, ताइवान और चीन का जो तनाव है ये बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ताइवान के आसपास के इलाके में चीनी सेना के 21 लड़ाकू विमान और 5 चीनी युद्धपोत देखे गए हैं। ताइवान का दावा है कि वो चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ताइवान का ये बड़ा दावा, 5 चीनी युद्धपोत भी ताइवानी सीमा में घुसे हैं, आसपास देखे गए हैं और ताइवान कह रहा है इसे लेकर कि कोई भी हिमाकत अगर चीन की तरफ से की जाती है तो हम तैयार हैं पूरी तरीके से इसका जवाब देने के लिए। तो चीन ताइवान में जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चीन की तरफ से जो एक्सरसाइज लगातार की जा रही है वो बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर ये ताइवान का बड़ा दावा कि 5 चीनी युद्धपोत उसकी सीमा में घुसे हैं। 21 लड़ाकू विमान और 5 चीनी युद्धपोत देखे गए हैं ताइवान के आसपास के इलाके में, और ताइवान का यह बड़ा दावा, साथ ही उसका यह भी साफ संदेश कि अगर कोई भी हिमाकत चीन की तरफ से की जाती है तो उसकी भी पूरी तैयारी ताइवान ने की हुई। तो लगातार इस तरह की जो हरकतें हैं वो चीन की तरफ से देखी जा रही हैं कि वो कैसे इस पूरे माहौल में लगातार अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। और ऐसी ही एक और खबर बड़ी जो कि दावा ताइवान का है, और ताइवान ये दावा कर रहा है कि 21 चीनी लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुसे हैं। 5 चीनी युद्धपोत के भी ताइवान की सीमा में घुसने की खबर है। तो नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही लगातार चीन और ताइवान
आमने सामने हैं और ये तनातनी वक्त वक्त पर बढ़ती ही जा रही है। ताइवान इससे लेकर एक बड़ा दावा करता हुआ कि चीन ने एक बार फिर से इस तरह की हिमाकत की है कि उसने अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के अंदर उड़ाया है। चीनी सेना के ये लड़ाकू विमान और युद्धपोत जो ताइवान की सीमा में दाखिल हुए हैं, ये ताइवान का बड़ा दावा है कि क्या इस तरह की हिमाकत चीन की तरफ से की गई है और क्या ये कोई डराने वाली कार्रवाई है जो चीन अपनी तरफ से कर रहा है। इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा आपसे थोड़ी ही देर पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर पहुंचे हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है और आनंद शर्मा CWC के सदस्य हैं और इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा। और ऐसे पहले बड़े नेता जो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर उनके घर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, जैनेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, आनंद शर्मा का गुलाम नबी आजाद से मिलना, पहुंचे हुए हैं उनके घर पर, क्या पूरी खबर है और क्या कुछ इससे समझा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से और अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। और उसके 24 घंटे बाद आनंद शर्मा, जो न सिर्फ उनके पुराने साथी हैं संगठन में, सरकार में भी साथ काम किया, बल्कि G23 जो कांग्रेस में एक असंतुष्ट नेताओं का समूह है, उसमें भी आनंद शर्मा के साथ गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा शामिल थे। और जैसे पिछले दिनों में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के चुनाव कमेटी से इस्तीफा दिया था, उसी तरह आनंद शर्मा ने भी हिमाचल चुनाव को लेकर के जो कमेटी गठित की थी कांग्रेस में, एक जिसमें स्टीयरिंग कमेटी का हेड बनाया था उन्हें, उससे इस्तीफा दिया। आनंद शर्मा भी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं में एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और वो पहले पार्टी के नेता हैं जिन्होंने की आजाद से मुलाकात की है। उनके इस्तीफे के बाद तकरीबन 1 घंटे ये मुलाकात चली, अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है। और हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि जिस तरीके से आजाद ने इस्तीफा दिया और जो चिट्ठी लिखी, उस बात को लेकर के दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ। माना जा रहा है कि आजाद की जो नई पार्टी, जिसका ऐलान आजाद ने किया था कि वो जल्द नई पार्टी गठित करने वाले हैं, संभव है कि उसको लेकर के भी बात हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ना तो आजाद की तरफ से ना ही आनंद शर्मा की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कुछ कहा जा रहा है। अहम बात एक ये भी है कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों को तय करने के लिए। आनंद शर्मा CWC के सदस्य हैं, सदस्य आजाद भी थे लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो CWC की बैठक से ठीक पहले आनंद शर्मा का आजाद से मिलना और उनके इस्तीफे के बाद मिलना, ये बेहद अहम है। हालांकि अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया आनंद शर्मा की तरफ से नहीं आई है। ठीक है जैनेंद्र, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जैनेंद्र ने बताया कि ये मुलाकात जो तकरीबन 1 घंटे तक चली, फिलहाल खत्म हो गई है। लेकिन गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद देखिए पार्टी में हलचल क्योंकि काफी बढ़ भी गई है। हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर सुन लेते हैं। G23 नेताओं में से एक अहम चेहरा है संदीप दीक्षित। इन्होंने आजाद को एक पत्र लिखा जिसमें आजाद से कई सवाल पूछे। खास बातचीत करने के लिए दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। पहला सवाल तो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और उनकी जो चिट्ठी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके जवाब में आपने भी उनको एक चिट्ठी लिखी, उसकी क्यों जरूरत? उसमें निराशा हुई, क्या है, क्यों हम लोग जुड़े थे, 23 हो क्या हो, बात वो नहीं है। ऐसा था, मैं भी जो ज़्यादातर बात इन्होंने कही, मैं तो 5-6 साल से कह रहा हूँ। और जिस कारण से, जैसे मैंने अपने पत्र में लिखा कि मुझे पहले भी मालूम था, जब मैं पार्टी में बदलाव की बात कर रहा था, बदलाव किसी इंसानों का नहीं बल्कि तौर तरीकों का, तो मुझे मालूम था कि इसका मतलब है कि पार्टी में हम अधर्म में पड़ जाएंगे और अपना राजनीतिक कम से कम व्यक्तिगत भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी कटिबद्धता पार्टी और उसके तौर तरीके, उसकी सोच समझ पे ज़्यादा है। तो हम जब उसमें जुड़े तो हमको लगा ये भाई इतने बड़े लोग हैं, वही बात कह रहे हैं, और मैं तो एक छोटा सा कोई मेरी बहुत ज़्यादा पहुंच या वो नहीं है कांग्रेस में। जब इतने बड़े लोग अच्छी बात कहेंगे तो उसका असर होगा, और जुड़े रहे उसमें। उनके साथ कभी कभी तो अच्छा व्यवहार भी नहीं कांग्रेस ने किया, बार बार हमने समर्थन किया उनका। इन्होंने बार बार अपनी बात, अपना आक्रोश भी कहा, कभी कभी प्रेम से, कभी प्यार से, हम हमेशा साथ रहे। लेकिन बात ये थी, जैसे मैंने उसमें लिखा था, इट वॉज अ बैनर ऑफ रिफॉर्म। मतलब हमने झंडा जो है रिफॉर्म का, तब्दीलियों का बुलंद किया था, विद्रोह का नहीं किया था। क्योंकि विद्रोह का क्या मतलब, हम पार्टी से थोड़ी विद्रोह कर रहे हैं, हमें पार्टी की कुछ नीतियों से दिक्कत है, पार्टी में काबिज कुछ लोगों से दिक्कत है, तो आप लोगों को बदलिए, नीतियों को बेहतर करिए।
बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजगीर में कहा कि चाचा नीतीश कुमार जरूर लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे चाचा हैं और हम उनका भतीजा। तो बिहार के मंत्री तेज प्रताप का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश के लाल किले पर तिरंगा फहराने की बात कही है। तेज प्रताप यादव जो नीतीश के लाल किले पर तिरंगा फहराने की बात को उन्होंने दोहराया और कहा कि वो लाल किले पर तिरंगा जरूर फहराएंगे। तो आप सोचिए कि इस बयान का ऐसे वक्त में क्या मतलब। तेज प्रताप यादव की तरफ से उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश के बारे में ये बड़ी बयानबाजी की है। भाजपा द्वारा लगातार कल श्रवण कुमार जी के द्वारा कहा गया कि बिहार का बेटा लाल किला पर झंडा फहराएंगे, किस रूप में आप उन्हें मदद कीजिएगा? आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? भूमिका तो है, अब महागठबंधन है, सब लोग हैं साथ में। तो चाचा निश्चित तौर पर लाल किला पे झंडा फहराएंगे। अपने चाचा है और हम उनका भतीजा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि चाचा को उस मौका पर पहुंचाएं। ठीक। तो सुना आपने तेज प्रताप यादव का ये बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश के प्रधानमंत्री बनने को लेकर ये एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उनका दायित्व है कि वो नीतीश कुमार को, जिससे वो चाचा कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिन्हें वो कह रहे हैं कि उनका दायित्व है कि वो अपने चाचा को उस मुकाम तक पहुंचाए और लाल किले पर वो जरूर झंडा फहराएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान में स्वात, सिंधु समेत कई नदियां इस वक्त रौद्र रूप ले चुकी हैं। देखिए पाकिस्तान में कुदरत के प्रहार पर ये खास रिपोर्ट। हमारे गांव में इन दिनों से घरों में सैलाब आ गया। हम क्या करें, पानी में डूब रहे, मर रहे। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अल्लाहू अकबर। कुदरत के कहर से थर्राया पाकिस्तान। चंद सेकंड में समीदोज हुई बहुमंजिला इमारत। सैलाब में समाये कई आशियाने। पाकिस्तान में कुदरत ने मचाया हाहाकार, लेकिन जनता को अब भी सरकार का इंतजार। देखो खाने के लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, आ रही है रोडों से देखकर चली गई है। अब क्या करें हम, बताओ? खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, हम क्या करें? राशन नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, टेंटे नहीं है, हम धूप में मर रहे हैं। आसमानी आफत में टूटा मोहम्मद डैम। स्वात घाटी में भारी तबाही की आशंका। पाकिस्तान का हाल बाढ़ बारिश से बेहाल है। स्वात घाटी में स्वात नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। स्वात घाटी में कुदरत ने किस कदर कहर बरपाया है, आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। एशिया के स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर स्वात घाटी कभी अपनी खूबसूरती पर इतराती थी, लेकिन आज स्वात नदी के तांडव से पूरी स्वात घाटी कर रही है। पाकिस्तान में बाढ़ ने कैसा विकराल रूप ले लिया है, ये समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। नदी के किनारे एक चमचमाती बहुमंजिला इमारत खड़ी है। दूसरी तरफ सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही है, लेकिन ये क्या? महज 15 सेकंड में ये इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। स्वात घाटी में स्वात नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। नदी के किनारे पर बने कई होटल्स तेज बहाव में बह गए। सबसे खतरनाक सड़क कही जाने वाली काराकोरम हाईवे की ये तस्वीरें हैं।
भारी बारिश के बाद पीओके में बड़ी बड़ी चट्टान दरक रही हैं। वीडियो में आपको हाईवे पर एक बस खड़ी दिखाई देगी। चंद सेकंड में हाईवे के नीचे से जमीन खिसकी और सड़क पर खड़ी बस देखते ही देखते खाई में समा गई। बाढ़ ने पाकिस्तान की जनता का क्या हाल बना दिया है, इस वीडियो में देखिए। दाने दाने को तरसते लोगों के कानों तक जैसे ही हेलीकॉप्टर की गूंज पहुंची, उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठी और दौड़ पड़े खाने की लूट के लिए। वीडियो में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री फेंकी जा रही है। पानी और कीचड़ के बीच से दौड़ते हुए लोग खाने का पैकेट लूट रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हालात का दौरा करने आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राहत शिविर पहुंचे। महिलाओं बच्चों से मिलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म साहब 5 तावट आए हुआ है, वेरीफाई हो रहा है जी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।